करोड़ती लड़की नौकर लड़के की झोपड़ी पहुंची। सामने आते ही पैरों में गिर पड़ी। सच्चाई जानकर सब रो पड़े। दोस्तों, ये सच्ची कहानी बिहार की राजधानी पटना की है, जहां के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर के पास में रहता था रामू। मंदिर के पीछे वाली तंग गली में टीन की छत और मिट्टी की दीवारों वाली एक छोटी सी झोपड़ी, वही उसका घर था। सुबह 4 बजे मंदिर की घंटियों की आवाज से उसकी नींद खुलती थी। बाकी लड़के उस उम्र में सपने देखते हैं, लेकिन रामू की आंखों में सपनों से ज्यादा जिम्मेदारियां थी। रामू पढ़ाई में बहुत तेज था। सरकारी स्कूल के मास्टर जी कहते थे, अगर इस लड़के को सही मौका मिल जाए ना, तो ये पूरे जिले का नाम रोशन कर देगा। 10वीं में उसने पूरे इलाके में टॉप किया था। उसके पास आज भी वो अखबार की कतरन संभाल कर रखी थी, जिसमें उसकी फोटो छपी थी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। रामू के पिता मंदिर के पास फूलमाला बेचते थे। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर का चूल्हा जल जाता था। मां लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी। किसी तरह दोनों ने मिलकर रामू को पढ़ाया। रामू का सपना था कि वो बड़ा अफसर बने, मां बाप को इस झोपड़ी से निकालकर पक्के घर में ले जाए। वो रात रात भर पढ़ता, मंदिर की लाइट के नीचे बैठकर किताबें पलटता रहता। एक दिन अचानक सब बदल गया। तेज बारिश का मौसम था। उसके पिता भीगते हुए फूल लेने बाजार गए थे। रास्ते में एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। रीढ़ की हड्डी में गहरी चोट आई। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अब ये भारी काम नहीं कर पाएंगे। उस दिन पहली बार रामू ने अपने पिता को रोते हुए देखा था। वो मजबूत आदमी, जो हमेशा कहता था मेरा बेटा अफसर बनेगा, अब बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। घर में दवाइयों का खर्च बढ़ गया। मां की कमाई से कुछ नहीं होता था। उधार बढ़ता जा रहा था। उसी समय रामू का 12वीं का रिजल्ट आया। वो फिर से टॉप था। उसे पटना यूनिवर्सिटी में दाखिले का मौका मिला। फॉर्म भर दिया गया। एडमिट कार्ड भी आ गया। लेकिन घर में चूल्हा जलाना मुश्किल था। एक रात उसने मां को चुपके से रोते सुना। मां कह रही थी, हे भगवान, मेरे बेटे का सपना मत तोड़ना, चाहे मेरी जान ले लेना। रामू का दिल फट गया। उसने चुपचाप अपना एडमिट कार्ड उठाया और अगले ही पल उसे फाड़ दिया। सुबह मां ने पूछा, बेटा कॉलेज कब जाओगे? रामू मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखें लाल थी। बोला, मां, अब मैं पढ़ूंगा नहीं, कमाऊंगा। अभी घर को मेरी जरूरत है। उस दिन से रामू ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। पहले उसने दुकानों पर पूछा, फिर गोदामों में, फिर दफ्तरों में। हर जगह एक ही सवाल, अनुभव है? सिफारिश है? उसके पास ना सिफारिश थी, ना पैसे। आखिरकार एक दिन मंदिर के सामने खड़ी एक बड़ी कार के ड्राइवर ने उससे कहा, अगर काम चाहिए तो हमारे साहब के घर चलो, घर में नौकर की जरूरत है। रामू कुछ पल के लिए चुप रहा। वो पढ़ा लिखा था, टॉपर था, लेकिन हालात ने उसे झुका दिया था। उसने हां कर दी। उस दिन वो पहली बार उस आलीशान बंगले के सामने खड़ा था। ऊंचा गेट, सीसीटीवी कैमरे, अंदर संगमरमर की फर्श। उसे लगा जैसे वो किसी और दुनिया में आ गया हो। मालिक बड़े बिजनेसमैन थे। घर में नौकर चाकरों की लाइन थी। उसे काम समझा दिया गया। झाड़ू पोछा, गाड़ी साफ करना, मेहमानों को पानी देना, बाजार से सामान लाना। पहले दिन जब उसने अपने हाथों में पोछा पकड़ा, तो एक पल के लिए उसका दिल कांपा। उसे अपने मास्टर जी की बात याद आई, ये लड़का अफसर बनेगा। लेकिन अगले ही पल उसने पिता की दवाई की पर्ची याद की और चुपचाप फर्श साफ करने लगा। उस घर में एक लड़की भी थी, करोड़ती बाप की बेटी। आधुनिक कपड़े, महंगी गाड़ियां, ऊंची आवाज। उसने रामू को पहली बार देखा तो बस इतना कहा, नया नौकर है, ध्यान रखना, गलती बर्दाश्त नहीं करूंगी। रामू ने सिर झुका दिया। जी। दिन बीतते गए। रामू सुबह से रात तक काम करता, लेकिन एक चीज अलग थी, वो बाकी नौकरों से ज्यादा समझदार था। जब मालिक के ऑफिस के कागज इधर उधर पड़े होते, तो वो अनजाने में गलत एंट्री देख लेता। अकाउंट्स में छोटी छोटी गड़बड़ियां उसकी नजर से बचती नहीं थी। पढ़ाई छोड़ी थी, दिमाग नहीं।
एक दिन मालिक परेशान बैठे थे। बड़ी डील में नुकसान हो गया था। रामू चाय लेकर अंदर गया। कागजों पर नजर पड़ी तो उसने हिम्मत करके धीरे से कहा, साहब, अगर बुरा ना माने तो ये आंकड़े शायद गलत जोड़े गए हैं। साहब ने पहले गुस्से से देखा, लेकिन जब जांच की तो सच निकला। नुकसान बच गया। उस दिन पहली बार साहब ने पूछा, तू पढ़ा लिखा है क्या? रामू ने बस इतना कहा, थोड़ा बहुत साहब। लेकिन घर की बेटी को यह बात पसंद नहीं आई। उसे लगता था कि एक नौकर अपनी हद पार कर रहा है। वो अक्सर उसे ताना मारती, ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, अपनी औकात में रहो। रामू हर बार चुप रहता। उसके लिए ये नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं थी। ये उसके पिता की दवा, उसकी मां की रोटी और उसके परिवार की सांस थी। पटना के उस आलीशान बंगले में काम करते हुए रामू को अब 3 महीने हो चुके थे। सुबह सबसे पहले उठना, पूरे आंगन में पानी छिड़कना, संगमरमर की फर्श को इतना चमकाना कि उसमें चेहरा दिख जाए, गाड़ियों को धोना, फिर रसोई में मदद करना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। शरीर थक जाता था, लेकिन उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। उसे हर महीने मिलने वाली तनख्वाह में अपने पिता की दवाइयों की खुशबू आती थी। मां के हाथों की रोटी की गर्माहट महसूस होती थी। घर की बेटी काव्या मल्होत्रा अब उसे नाम से कम और ओए कहकर ज्यादा बुलाती थी। उसके दोस्तों की महंगी पार्टियां, ऊंची आवाज में बजता म्यूजिक और दिखावे की दुनिया, ये सब रामू के लिए बिल्कुल अलग संसार था। जब भी काव्या के दोस्त आते, वो जानबूझकर उसे सामने डांट देती। ध्यान से ट्रे पकड़ो, गिरा दी तो सैलरी से कटेगा, वो तीखी आवाज में कहती। रामू बस जी मैडम कहकर चुप हो जाता। एक शाम बड़ी बिजनेस पार्टी थी। शहर के कई बड़े लोग आने वाले थे। पूरे घर में हलचल थी। काव्या ने खास ड्रेस पहनी थी, हीरे के गहने, हाथ में महंगा फोन। रामू सुबह से भागदौड़ में लगा था। उसने एक पल को भी बैठकर आराम नहीं किया। पार्टी शुरू हुई। हंसी, शोर, ग्लासों की खनक। रामू ट्रे में जूस के ग्लास लेकर हॉल में घूम रहा था। तभी किसी ने पीछे से हल्का सा धक्का दिया। उसका संतुलन बिगड़ा और 2 ग्लास नीचे गिरकर टूट गए। पूरा हॉल शांत। काव्या ने सबके सामने तेज कदमों से आकर रामू को घूरा। तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता, बेवकूफ कहीं के। रामू कुछ कह पाता, उससे पहले एक तेज थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। आवाज पूरे हॉल में गूंज गई। कई लोग असहज होकर इधर उधर देखने लगे। कुछ ने नजरें फेर ली। रामू की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सिर झुका लिया। वो धीरे से बोला, गलती से हुआ मैडम, जानबूझकर नहीं। काव्या ने तिरस्कार से कहा, तुम जैसे लोग कभी नहीं सुधर सकते, अपनी औकात याद रखो। उस रात रामू ने खाना नहीं खाया। वो छत पर बैठा आसमान देखता रहा। उसके गाल पर थप्पड़ का निशान जल रहा था, लेकिन उससे ज्यादा उसके आत्मसम्मान को चोट लगी थी। उसे अपने मास्टर जी की बात याद आई, अपने फाड़े हुए एडमिट कार्ड की याद आई। सुबह होते ही उसने मालिक से मिलने की अनुमति मांगी। मालिक अरविंद मल्होत्रा फाइलों में व्यस्त थे। क्या बात है? उन्होंने बिना देखे पूछा। रामू ने शांत स्वर में कहा, साहब, मैं आज से काम छोड़ना चाहता हूं। अरविंद चौंके। क्यों? तनख्वाह कम है? नहीं साहब, जरूरत पूरी हो रही है, बस अब घर लौटना है। उन्होंने ज्यादा सवाल नहीं किए। शायद उन्हें अंदाजा था कि घर में क्या हुआ है। उन्होंने अंतिम महीने की सैलरी दी और कहा, तुम मेहनती लड़के हो, जहां जाओ ईमानदारी मत छोड़ना। रामू ने सिर झुकाकर धन्यवाद कहा और उस बंगले से बाहर निकल आया। उसके कदम भारी थे, लेकिन दिल हल्का। उसे लगा जैसे उसने खुद को बचा लिया हो। गांव लौटकर उसने मां को गले लगाया। मां ने पूछा, अचानक वापस कैसे आ गए? रामू ने सच नहीं बताया, बस बोला, अब यही कुछ काम करूंगा। उसने अपने पुराने लैपटॉप को ठीक करवाया, जो एक शिक्षक ने कभी उसे इनाम में दिया था। इंटरनेट कैफे में बैठकर उसने ऑनलाइन काम ढूंढना शुरू किया। उसे अकाउंट्स और हिसाब किताब में अच्छी समझ थी। धीरे धीरे छोटे दुकानदारों का ऑनलाइन बही खाता संभालने लगा।
साथ ही गांव के किसानों को समझाया कि कैसे वे अपनी फसल सीधे शहर के ग्राहकों को बेच सकते हैं। शुरुआत मुश्किल थी। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, अरे शहर से नौकर बनकर आया है, हमें बिजनेस सिखाएगा। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने मुफ्त में काम करके भरोसा जीता। कुछ महीनों में बदलाव दिखने लगा। किसानों को सही दाम मिलने लगा। गांव में उसकी इज्जत बढ़ने लगी। उसकी झोपड़ी अब भी वही थी, लेकिन अंदर आत्मविश्वास की रोशनी जलने लगी थी। उधर शहर में तूफान आ चुका था। अरविंद मल्होत्रा की कंपनी पर फ्रॉड का आरोप लगा। मीडिया में खबरें चलने लगी। पता चला कि उनके पार्टनर ने करोड़ों का घोटाला किया है। बैंक ने नोटिस भेज दिया। घर पर छापा पड़ा। काव्या की सगाई टूट गई। जिन दोस्तों के साथ वो पार्टी करती थी, सब गायब हो गए। काव्या के लिए ये सब किसी बुरे सपने जैसा था। एक दिन वो अपने पिता के ऑफिस में फाइलें देख रही थी। उसे कुछ पुराने कागज मिले जिन पर लाल पेन से नोट लिखा था। इन एंट्रीज को दोबारा जांचिए, गड़बड़ी हो सकती है। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, रामू। काव्या को याद आया, वही नौकर जिसने एक बार डील में गलती पकड़ ली थी। उसने अकाउंट्स में कई बार छोटी छोटी त्रुटियां बताई थी, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। जांच में सामने आया कि जिन लेन देन पर रामू ने सवाल उठाए थे, वही असल में घोटाले की जड़ थे। अगर उस समय उसकी बात मान ली जाती, तो शायद आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। काव्या के कानों में अपने ही शब्द गूंजने लगे, अपनी औकात में रहो। उस रात वो सो नहीं पाई। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने जिस लड़के को नौकर समझा, वो दरअसल उनसे ज्यादा समझदार और ईमानदार था। सुबह उसने पिता से पूछा, वो लड़का रामू, उसका पता है? अरविंद ने थके हुए स्वर में कहा, सुना है अपने गांव लौट गया, पता नहीं अब क्या करता होगा। काव्या ने बिना कुछ कहे कार की चाबी उठाई, लेकिन फिर रुक गई। उसे लगा, शायद इस बार बड़ी कार नहीं, विनम्रता की जरूरत है। उसने साधारण सलवार कुर्ता पहना। ड्राइवर से गांव का पता पूछा। लंबा सफर तय करते हुए उसकी आंखों के सामने वही थप्पड़, वही अपमान बार बार घूम रहा था। कार शहर से निकलकर कच्ची सड़कों पर पहुंच गई। मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। ड्राइवर ने कहा, मैडम, यही हनुमान मंदिर है, पीछे की गली में उसका घर होगा। काव्या का दिल जोर से धड़क रहा था। वो कार से उतरी। कीचड़ भरी गली, टीन की छत वाली झोपड़ियां। एक दरवाजे पर नाम लिखा था, राम प्रसाद। वो कुछ पल ठिठकी रही, फिर धीरे से दरवाजा खटखटाया। अंदर से कदमों की आहट आई। दरवाजा खुलते ही कुछ पल के लिए समय जैसे थम गया। सामने वही चेहरा था, सादा कुर्ता, आंखों में गहराई, माथे पर हल्की पसीने की बूंदें। रामू ने पहले काव्या को पहचाना नहीं। फिर जैसे ही पहचान हुई, उसके चेहरे पर हल्की हैरानी उभरी, लेकिन आवाज शांत रही। आप यहां? काव्या के होंठ कांप रहे थे। शहर की वो तेज तर्रार, घमंडी लड़की आज बिल्कुल अलग लग रही थी। न मेकअप, न अहंकार, न ऊंची आवाज, बस थकी हुई आंखें और अंदर से टूटा हुआ दिल। आसपास की झोपड़ियों से लोग झांकने लगे। मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में तैर रही थी। काव्या ने एक पल रामू को देखा, और अगले ही क्षण जो हुआ, उसने वहां मौजूद हर इंसान को स्तब्ध कर दिया। वो झटके से आगे बढ़ी और रामू के पैरों में गिर पड़ी। मुझे माफ कर दो, उसकी आवाज रोने से भर गई थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। तुम सही थे और हमने तुम्हें ही गलत समझ लिया। गली में खड़े लोग फुसफुसाने लगे। किसी ने कहा, अरे ये तो शहर वाले बड़े साहब की बेटी लगती है। किसी ने हैरानी से देखा, करोड़ती लड़की, और ये गरीब लड़के के पैर छू रही है। रामू एकदम घबरा गया। उसने तुरंत झुककर उसे उठाने की कोशिश की। मैडम, ये क्या कर रही है? उठिए, लोग देख रहे हैं। काव्या ने सिर हिलाया। आज मुझे किसी की परवाह नहीं है। जिस दिन मैंने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा था, उस दिन भी तो लोगों ने देखा था। आज मैं उसी गलती का बोझ लेकर आई हूं। रामू की आंखों में पुरानी यादें तैर गई। वो पार्टी,
वो थप्पड़, वो अपमान। लेकिन सामने रोती हुई लड़की में उसे अब वो घमंड नहीं दिख रहा था। रामू की मां भी बाहर आ गई। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा? काव्या ने हाथ जोड़ लिए। आंटी, मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। आपके बेटे को हमने कभी समझा ही नहीं। रामू ने धीरे से कहा, अंदर आइए। झोपड़ी छोटी थी लेकिन साफ सुथरी। एक कोने में भगवान की छोटी सी तस्वीर, दूसरी तरफ टेबल पर लैपटॉप रखा था। दीवार पर अखबार की पुरानी कतरन चिपकी थी, रामू की टॉप करने वाली फोटो। काव्या ने चारों तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी सादगी में भी इतनी गरिमा हो सकती है। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर काव्या ने टूटे हुए शब्दों में सब बताया। कंपनी पर केस, पार्टनर का धोखा, बैंक का नोटिस, पापा की बदनामी, सगाई टूटना, मीडिया की छींटाक्षी। बोलते बोलते उसकी आवाज भर्रा गई। हम बर्बाद हो गए रामू। और अब जांच में पता चला है कि जिन एंट्रीज पर तुमने सवाल उठाए थे वही असली घोटाले की जड़ थी। अगर उस दिन हम तुम्हारी बात सुन लेते तो शायद ये दिन नहीं देखना पड़ता। रामू चुपचाप सुनता रहा। काव्या ने आगे कहा, तुमने हमें चेताया था, लेकिन हमने तुम्हें औकात याद दिलाई। आज हमारी औकात सामने है। रामू ने गहरी सांस ली। मैंने जो कहा था वो कंपनी के भले के लिए कहा था। मुझे कोई दुश्मनी नहीं थी। फिर भी तुमने नौकरी छोड़ दी। काव्या ने पछतावे से कहा, नौकरी मैंने इज्जत के लिए छोड़ी थी। रामू ने शांत स्वर में जवाब दिया, गरीबी इंसान को छोटा नहीं बनाती, लेकिन अपमान उसे तोड़ देता है। झोपड़ी के बाहर अब और लोग इकट्ठा हो गए थे। सब इस दृश्य को देखकर भावुक थे। काव्या ने कांपते हाथों से कहा, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? कोर्ट में गवाही दोगे? पापा को बचाने का एक ही रास्ता है। तुम्हारे पास जो सच्चाई है वही। रामू कुछ पल चुप रहा। उसकी मां ने उसकी तरफ देखा। उनके चेहरे पर चिंता और विश्वास दोनों थे। बेटा, अगर तेरी सच्चाई से किसी का घर बच सकता है तो पीछे मत हटना, मां ने धीरे से कहा। रामू ने काव्या की तरफ देखा। मेरे पास कुछ ईमेल की कॉपी है, कुछ पुराने रिकॉर्ड भी। जब मैंने गड़बड़ी देखी थी तब सबूत के तौर पर सेव कर लिया था। मुझे डर था कि कहीं मुझे ही दोषी न ठहरा दिया जाए। काव्या की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। मतलब अभी भी सब ठीक हो सकता है? रामू ने सीधा जवाब नहीं दिया। सच्चाई देर से जीतती है, लेकिन जीतती जरूर है। काव्या फिर से भावुक हो गई। मैंने तुम्हें कभी इंसान समझा ही नहीं, बस एक नौकर समझा। लेकिन आज तुम ही हमारे सबसे बड़े सहारा हो। रामू ने हल्की मुस्कान दी। मैं आज भी वही हूं, मंदिर के पास रहने वाला रामू। फर्क सिर्फ इतना है कि अब मुझे अपनी कीमत पता है। गांव के बुजुर्ग आगे आए। एक ने कहा, बेटा, अगर तेरे हाथ से किसी का घर बच सकता है तो यह पुण्य का काम होगा। रामू ने सिर हिलाया। मैं शहर चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। काव्या घबरा गई। जो कहोगे मान लूंगी। शर्त यह है कि यह मदद बदले के लिए नहीं होगी। ना मेरे लिए कोई इनाम, ना कोई एहसान। यह सिर्फ इंसानियत के लिए होगा। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। मैं वादा करती हूं। उसी समय उसने अचानक फिर झुककर रामू के पैरों को छू लिया। इस बार रामू ने उसे तुरंत पकड़कर खड़ा कर दिया। अब ये मत कीजिए, उसने कहा। इंसान बराबर होते हैं, कोई ऊपर नीचे नहीं। उस पल गली में खड़े कई लोगों की आंखें नम थी। किसी ने धीमे से कहा, आज सच्चाई ने अमीरी को झुका दिया। रामू ने अपनी मां से कहा, मैं शाम तक शहर जाऊंगा, कुछ जरूरी फाइलें तैयार करनी है। काव्या बाहर निकली तो उसकी चाल में अब घमंड नहीं, विनम्रता थी। उसने झोपड़ी की तरफ मुड़कर देखा। उसे पहली बार लगा कि असली अमीरी संगमरमर के फर्श में नहीं, बल्कि ऐसे छोटे घरों की सच्चाई में होती है। गाड़ी में बैठते समय उसका दिल हल्का था। वो जानती थी, लड़ाई अभी बाकी है। कोर्ट, सबूत, मीडिया, सबका सामना करना होगा। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। झोपड़ी के बाहर खड़ा रामू आसमान की तरफ देख रहा था। मंदिर की घंटियां फिर बज उठीं।
शायद भगवान भी आज मुस्कुरा रहे थे। जिस लड़के को कभी औकात याद दिलाई गई थी, आज वही सच्चाई का सहारा बनकर खड़ा था। और जिस लड़की ने कभी उसे थप्पड़ मारा था, आज वही उसके सामने सिर झुकाकर खड़ी थी। आगे का रास्ता कठिन था, लेकिन अब कहानी बदल चुकी थी। अगले ही दिन रामू और काव्या शहर पहुंचे। वही शहर, वही ऊंची इमारतें, वही भीड़। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। पहले रामू उस शहर में एक नौकर की तरह झुका हुआ चलता था। आज वही सीधा खड़ा था। सच्चाई उसके साथ थी। अरविंद मल्होत्रा थके हुए सोफे पर बैठे थे, बाल बिखरे हुए, चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें। जैसे ही उन्होंने रामू को दरवाजे पर देखा, उनकी आंखें भर आई। कुछ पल के लिए वो शब्द ही नहीं ढूंढ पाए। बेटा, उनकी आवाज भर्रा गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रामू ने तुरंत आगे बढ़कर उनके हाथ पकड़ लिए। साहब, बीती बातों को छोड़ दीजिए। अभी जरूरी है सच को सामने लाना। कोर्ट की तारीख तय थी। मीडिया पहले से बाहर खड़ी थी। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी। कुछ महीने पहले यही कैमरे मल्होत्रा परिवार को अपराधी बता रहे थे। आज सबकी नजरें इस नए मोड़ पर थी। कोर्ट में जब रामू ने गवाही दी, तो पूरा हॉल शांत हो गया। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसने अकाउंट्स में गड़बड़ी देखी थी, कैसे उसने ईमेल के जरिए चेतावनी दी थी, और कैसे उन एंट्रीज को जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। उसने अपने लैपटॉप से सारे रिकॉर्ड, ट्रांजैक्शन की कॉपी और तारीखें पेश की। जज ने गंभीरता से सब सुना। जांच दोबारा खुली। असली पार्टनर, जिसने करोड़ों का घोटाला किया था, पकड़ा गया। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। अखबारों में नई हेडलाइन छपी। जिसे नौकर समझा गया, वही निकला ईमानदारी का असली चेहरा। कुछ ही हफ्तों में केस साफ हो गया। अरविंद मल्होत्रा को क्लीन चिट मिल गई। बैंक का नोटिस वापस हो गया। कंपनी फिर से खड़ी होने लगी। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा बदलाव काव्या के अंदर आया था। वो अब पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आवाज में नरमी आ गई थी, चाल में सादगी। उसने एक दिन रामू से कहा, तुम्हारी वजह से पापा बच गए, लेकिन उससे भी ज्यादा तुमने मुझे बदल दिया। रामू मुस्कुराया, मैंने कुछ नहीं किया, बस सच का साथ दिया। काव्या ने धीरे से कहा, नहीं, तुमने मुझे मेरी गलती दिखाई। मैं लोगों को पैसे से तौलती थी। आज समझ आया कि असली कीमत इंसान की नीयत की होती है। कुछ दिन बाद मल्होत्रा परिवार खुद रामू की झोपड़ी पर आया। इस बार कोई दिखावा नहीं था। अरविंद जी ने पूरे गांव के सामने हाथ जोड़ लिए। मैंने इस लड़के को कभी समझा ही नहीं। आज अगर मेरी इज्जत बची है, तो इसकी वजह से। गांव वाले गर्व से रामू को देखने लगे। उसकी मां की आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी अरविंद जी ने एक और बात कही, जिसने सबको चौंका दिया। अगर रामू और उसकी मां को मंजूर हो, तो मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में देना चाहता हूं। यह फैसला किसी एहसान के बदले नहीं, बल्कि सम्मान के साथ है। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। सबकी नजरें काव्या पर थी। काव्या ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। सब चौंके। क्या शर्त? अरविंद ने पूछा। यह शादी बराबरी की होगी। ना कोई एहसान, ना कोई दया। मैं इनके साथ रहूंगी, इनके सपनों के साथ। ये मेरे लिए नौकर नहीं, मेरे लिए हीरो है। रामू ने अपनी मां की तरफ देखा। मां ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। बेटा, अगर ये लड़की सच में बदल गई है, तो इससे अच्छी बहू मुझे नहीं मिल सकती। गांव में साधारण लेकिन दिल से भरी शादी हुई। ना 5 सितारा होटल, ना चमक धमक। मंदिर के आंगन में मंडप सजा। वही हनुमान मंदिर, जिसकी घंटियों के बीच रामू ने बचपन के सपने देखे थे। जब काव्या ने जयमाला पहनाई, उसकी आंखों में गर्व था, क्योंकि उसने एक अमीर घर का नहीं, एक अमीर दिल वाले इंसान का साथ चुना था। शादी के बाद भी रामू ने अपना गांव नहीं छोड़ा। उसने गांव में एक छोटा ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया, जहां गरीब बच्चों को फ्री में अकाउंटिंग और कंप्यूटर सिखाया जाने लगा। काव्या ने अपने पैसे से स्कूल की इमारत बनवाई, लेकिन नाम रखा
रामू एजुकेशन सेंटर। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। बेरोजगार युवाओं को काम मिला, किसानों को सही दाम मिलने लगा और लोग कहने लगे, देखो इंसानियत की ताकत क्या होती है। एक दिन शाम को मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर काव्या ने पूछा, अगर उस दिन मैंने तुम्हें थप्पड़ न मारा होता तो क्या हम यहां तक पहुंचते? रामू ने हल्की हंसी के साथ कहा, शायद नहीं। कभी कभी दर्द ही इंसान को मजबूत बनाता है। आज वही झोपड़ी जो कभी मजबूरी का प्रतीक थी, सम्मान का घर बन चुकी थी। लोग दूर दूर से आकर रामू से सलाह लेने लगे और काव्या हर बार गर्व से कहती, ये मेरे पति है। दोस्तों, इस कहानी की सीख बहुत सीधी है। गरीबी किसी की पहचान नहीं होती। हालात इंसान को छोटा नहीं बनाते, लेकिन हमारा नजरिया उसे छोटा या बड़ा बना देता है। अगर उस दिन रामू बदला लेने की सोचता तो शायद एक परिवार बर्बाद हो जाता, लेकिन उसने इंसानियत चुनी और वही उसकी असली जीत बनी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम भी अपने आसपास काम करने वाले लोगों को उसी सम्मान से देखते हैं जिसके वो हकदार हैं? क्या हम कभी किसी को उसकी हैसियत देखकर जज करते हैं? अगर आपके सामने कोई गरीब लेकिन ईमानदार इंसान खड़ा हो तो क्या आप उसे मौका देंगे? सोचिए, क्योंकि जिंदगी कब किसे किस मोड़ पर खड़ा कर दे कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। शायद ये किसी के नजरिए को बदल दे। और हां, कमेंट में जरूर बताइए, आपके हिसाब से असली अमीरी क्या है, पैसा या इंसानियत? दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल रिश्तों का संयोग को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। जय हिंद।